अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सर साकिब और आज हम पढ़ने वाले हैं या थोड़ा सा देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को, कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि आपको कवर करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट मिल जाएगा या कुछ चीज़ें मैं आपको छुड़वा दूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश ये कर रहा हूँ ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी मिल जाए और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे जाओगे फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर, तो यही चैप्टर आपको हेल्प करेगा मज़ीद पढ़ने के लिए। अगर आप इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ दोगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बाकी बातें फिर कभी कर लेंगे, लेकिन अभी हम चैप्टर को कवर करते हैं, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। अब इसको आसान तरीके से समझने के लिए मैं इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ कि इसके अंदर आपने बेसिकली सीखना क्या है, कि जहाँ पर ही जो आपके पास मेजर टॉपिक्स लिखे हुए ना, अगर आप इसी के अंदर से इसको अपने जहन में रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको पूरा चैप्टर वैसे ही आ जाएगा जहन में। और ये चैप्टर एक चीज़ याद रखना कि इसके अंदर रट्टे वाली चीज़ें थोड़ी कम हैं, समझने वाली ज़्यादा है। अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती और आप रट्टे वाले हैं तो ये चैप्टर यकीनन आपको बहुत बुरा लगने वाला है। तो इसमें बेसिकली जो कवर करने वाला टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो सकती है। अब जाहिर सी बात है वाटर की भी ट्रांसपोर्टेशन होगी और फूड की भी होगी। फिर उसमें एक और जो टॉपिक आता है वो ट्रांसपायरेशन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। फिर आप लोगों के पास ये हुई है फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट, ये तो इसी का पार्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्ट के अंदर, सही है। फिर इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और फिर जो एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है तो इसमें एक ही सवाल बनेगा, बता दूंगा मैं आपको। फिर ये जो टॉपिक है ना ट्रांसपोर्ट इन मैन, ये इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, और जिसको समझने वाला टॉपिक अच्छा लगता हो तो ये टॉपिक उसको यकीनन अच्छा लगेगा, और उसको छोड़ना बिल्कुल भी मत, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि इस चैप्टर में MCQs वगैरह भी बनेगी। अगर मैं अगर मैं पेपर बनाता और तो मैं ज़रूर इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा चीज़ें लेता, क्योंकि हम आपको वो चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं जो कि आपको आगे जाके काम आए, और हमें पता है कि ये चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस चैप्टर को ज़रा अच्छी तरीके से पढ़ना। तकरीबन मैंने 14 क्वेश्चन निकाले हैं और कोशिश की है कि उसमें से आपका टॉपिक जो है ना सारे कवर भी हो जाए, और इसके अलावा जो है ना समझने वाली चीज़ आपको समझ में आ जाए। तभी मैं आज तो समझाऊँगा, बहुत कम याद समझ लेके नहीं समझाऊँगा, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई टॉपिक आपको समझना है तो उसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, मैं किसी और के वीडियो का लिंक दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। अगर फ्यूचर में मैं अपनी ख़ुद की वीडियो का लिंक मतलब खुद की वीडियो अपलोड करता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, देन आई विल शेयर विथ यू गाइस, ओके। वही डिस्क्रिप्शन के अंदर। आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रूट एज इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन वाई रूट इज़ या एक्सप्लेन रूट एज इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, कि रूट जो है ना वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्यों है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपके पास यहीं से स्टार्ट होगा इसका आंसर, और यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर बेसिकली रूट का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्कस किया गया है। अब एक्सटर्नली रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। ये रही इसका डायग्राम, मैंने यहाँ पर मार्क भी किए। तो डायग्राम हमेशा वो याद रखना जिस पे आपके पास लेबलिंग हो। जैसे अब इस डायग्राम में लेबलिंग नहीं है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी को डायग्राम आ जाए, तो अब रूट स्ट्रक्चर आ सकती है। तो अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, रूट कैप आपको नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई। देखो कि रूट के अंदर एक रूट टिप होगी जो कि इसका ग्रोइंग पार्ट होता है, और रूट कैप होती है, सही ना, जो कि बेसिकली पूरा कवर किया होता है ऊपर वाले पार्ट को। और जो बाकी पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होते हैं, और ये रूट हेयर जो है ना जगह जगह पर मौजूद है, आपको नज़र आ रहे भी है। अच्छा, फिर इसका इंटरनली अगर हम बात करें तो इंटरनली अगर हम रूट को पढ़ते हैं टीएस सेक्शन के अंदर, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, एक एपिडर्मस मिलेगा और एक कोर्टेक्स मिलेगा। इन सेल्स के अंदर भी ये जो सेल्स है ना, ये आपको एपिडर्मस है, ये कोर्टेक्स है, और ये जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, वेस्कुलर बंडल वगैरह आ जाता है, सही है। तो यहाँ पर यही है कि जो सेल्स होते हैं जो कि रूट्स वगैरह बनाते हैं एपिडर्मस है, और जो एपिडर्मस और एंडोडर्मस के दरमियान उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर, ये एंडोडर्मस है, ये एपिडर्मस है, ये पूरा कोर्टेक्स है, और ये वेस्कुलर बंडल है जो आपको नज़र आ रहा है अंदर वाले साइड पर। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, यही पूरा लिखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, बेसिकली ये रहा।
लेकिन उससे पहले डेफिनेशन के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, तो जहाँ जहाँ डेफिनेशन होगी मैं आपको ऐसे लिखा होगा मैंने, वो डेफिनेशन MCQs में भी आ सकती है और अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब जैसे डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट या व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो बहुत आसान है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हो, बल्कि मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है। तो जिसमें एनर्जी ATP कोई भी इस्तेमाल ना हो और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हो, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो। और अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, यानी कि लो से हाई की तरफ हो, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, सही है ना। लो से हाई की तरफ यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्लियर है। अपटेक ऑफ, ये मैंने डिफ्यूजन वगैरह का जो आप कहते हैं ना, तो वो ये डिफ्यूजन वगैरह ये समझ लो, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, सही है। और अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके दो टाइप्स होती है, एक डिफ्यूजन है और एक ऑस्मोसिस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उसी से बनाया हुआ है कि सोइल से जो आपके पास वाटर आता है बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी में, तो वो किस तरह से आता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, एक्सप्लेन अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बता दूंगा। तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बता सकते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर रट्टा लगाने बैठेंगे, याद करने बैठेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको समझ लें, ऑस्मोसिस के ज़रिए, मतलब बेसिकली आपके पास ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको आप समझने की कोशिश करना, समझने में आ जाएगा तो आप लोग खुद अपने वर्डिंग में लिख लो, आपको बहुत आसान लगेगा। ये बहुत आसान टॉपिक है। ये एक रीज़न आ सकता है, अब ये ज़रूरी नहीं कि रीज़न आए, लेकिन ये रीज़न जो है आप इसको पढ़ लेना एक मरतबा कि हाँ, यहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, it is necessary that the solute quantity in soil solution should be low and solute quantity in sap should be comparatively high। दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास प्लांट के अंदर का, ये हमारे पास प्लांट है ना, और ये इसके रूट से, तो प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम सेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप। और जो बाहर है वो ज़ाहिर सी बात है सॉइल है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वाटर को आपने एब्जॉर्ब करना है तो जो सॉइल के अंदर सॉल्यूशन की क्वांटिटी होगी वो लो होना ज़रूरी है, और सेप के अंदर एंड सॉल्यूट क्वांटिटी सेप शुड बी कंपेरेटिवली हाई, और वो ज़्यादा ज़रूरी है, सही है ना, किसकी? सॉल्यूशन की। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो अदरवाइज डायरेक्शन होगा ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आपके लिए डिहाइड्रेशन हो जाएगी, प्लांट में से पानी निकल जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सही है। तो ये एक छोटा सा है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, ये दोबारा डेफिनेशन आ गई, ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन के बारे में बता दूँ कि ट्रांसपायरेशन का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसमें क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन आ सकती है कि ट्रांसपायरेशन क्या है, तो लॉस ऑफ जो वाटर होते हैं, इंटरनल वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट, यानी कि स्टोमेटा के ज़रिए उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs के लिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। हमारे पास 3 किस्म की लीव्स होती है, और एक लीव वो होती है जिनके लोअर साइड पर यानी सिर्फ स्टोमेटा होते हैं, उसको हम बाइफेशियल कहते हैं, सही है, जैसे मैंगो प्लांट की है, MCQs में आ सकता है। जिनके दोनों साइड पर होती है उसको हम मोनोफेशियल कहते हैं, सही है। और ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इसको हम मेस प्लांट कहते हैं। और एक हमारे पास होते हैं एपिस्टोमेटस। अब एपी का मतलब होता है अबव, स्टोमेटस का मतलब अपर वाले साइड पर स्टोमेटा, तो ये अपर वाले साइड पर होगा। ये जैसे वाटर लिली वगैरह के होते हैं, सही है ना, ये वाटर लिली प्लांट के ऊपर तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट को छोड़ देना, सही है ना, इसको छोड़ देना यहाँ पर, यहाँ तक ये पूरा ज़रूरी नहीं है इसको करना। अच्छा, अब स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है, तो आप लोगों को पता होगा स्टोमेटा बेसिकली गार्ड सेल्स होते हैं यहाँ पर, उनके अंदर आपके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ये वाहिद एपिडर्मस सेल्स होते हैं, MCQs में आ सकता है, याद रखना। ये वाहिद एपिडर्मस सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वरना किसी भी एपिडर्मस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये बेसिकली ग्लूकोज वगैरह बनाएंगे। जब ग्लूकोज आपके पास, जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ के अंदर ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर ग्लूकोज, तो उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो बाहर जितना भी सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा, अब वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सॉल्वेंट की, बाहर ज़्यादा हो जाएगी। तो जो सॉल्वेंट होगा वो अंदर की तरफ मूव करेगा। जब वो अंदर मूव करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली जो फ्लैसेट थे वो थोड़े से खुल जाएंगे, मतलब थोड़े से फूल जाएंगे। जब वो फूलेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में क्या होगा कि इनके अंदर ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी, सही है ना। अगर ये फ्लैसेड होंगे तो ये ओपन नहीं होंगे, लेकिन ये भी टर्जिड हो जाएंगे जब वाटर अंदर आ जाएगा। वाटर जब इसके अंदर जो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस अंदर आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे, सही है ना। क्यों? क्योंकि जो गार्ड सेल्स होंगे
ये टर्जिड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये अंदर जो है आपके पास टोमेटो ओपन हो जाएगा। तो इसको अपने वर्डिंग में लिखते हैं ना, बहुत आसान है और ये ट्रांसपैरेशन को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है। अच्छा, ये एक और सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट के अंदर मैंने मार्क किया हुआ है, ये 5 पॉइंट है, बाकी सिर्फ इसको देख लेना, बाकी अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, सही है, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर देख लेना। हाँ, यहाँ पर ये ट्रांसपैरेशन पुल है जो कि यहाँ पर भी डिफाइन किया गया, लेकिन यहाँ सिर्फ बताया गया है, और यहाँ से लेकर द कंटिन्यूस विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम डेवलप्स डेफिशिएंट ऑफ वाटर इन जाइलम विच डेवलप्स अ पुल और टेंशन कॉल्ड ट्रांसपैरेशन पुल। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, अब फैक्टर्स है हमारे पास, 4 फैक्टर्स है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आसानी के लिए मैंने कहा कि टेम्परेचर जो है ना ट्रांसपैरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप लोग 9 में तो आपको पता होगा डायरेक्टली का मतलब होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा होगी, और जो आपके पास विंड है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी जो ह्यूमिडिटी है और जो प्रेशर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें जब ये 2 चीज़ें बढ़ेगी तो ट्रांसपैरेशन कम हो जाएगी, तो ये फैक्टर आ गया। अच्छा, अब लॉन्ग सवाल कैसे आ सकता है, तो मैंने लॉन्ग सवाल आपको बताया था कि किस तरह आएगा, डिफाइंड ट्रांसपैरेशन ऐसा आएगा, सही है। फिर आपके पास आगे लिखा होगा कि एक्सप्लेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा मैकेनिज्म बेसिकली, और फिर लिखा होगा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो इस तरह एक से मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है, तो लॉन्ग में आ सकता है, बल्कि मैंने पिछले साल खुद भी दिया था लॉन्ग के अंदर, तो ये लॉन्ग के अंदर आ सकता है। ये तकरीबन 3-4 सवाल है जो कि लॉन्ग के अंदर आएगा, तो आपके पास एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। स्टेम के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट किस तरह हो सकता है, तो वाटर बेसिकली जाइलम के ज़रिए होता है और जो फूड होता है वो फ्लोएम के ज़रिए होता है। तो याद करने के लिए मैं अक्सर ऐसे कहता हूँ कि देखो, वाटर हमेशा W के आगे क्या आता है, X ना, WXYZ, तो वाटर हमेशा ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम के ज़रिए, ऐसे याद कर सकते हो। और P और F फ्लोएम का अगर आप पढ़ोगे तो F के साइन से पढ़ते हो, तो फूड हमेशा ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के ज़रिए। तो ये लिखा हुआ है कि जाइलम कैसे होता है, इसके अंदर लिखा हुआ है लॉन्ग ट्यूब जो वगैरह होती है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ये जाइलम के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये लिखा हुआ है कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो ये शॉर्ट सवाल एक हो गया। अगर जाइलम नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है फ्लोएम आ सकता है, तो ये फ्लोएम के बारे में लिखा हुआ है कि इसके अंदर। अच्छा, फ्लोएम के अंदर याद रखना, एक तो सीव 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सीव ट्यूब्स और एक होते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनको, सही है ना, और ये बाकी अपना काम कर रहे होते हैं। ये 2 किस्म की चीज़ें होती है, एक कंपेनियन सेल्स होता है और एक सीव ट्यूब होती है। तो ये कंपेनियन सेल है, आपको नज़र आ रहा है, ये कंपेनियन सेल है और ये सीव ट्यूब है, सही है। तो ये आपके पास 2 किस्म के सेल है। अगर यहाँ पर आप देखोगे कंपेनियन का मतलब क्या होता है, दोस्त, तो ये छोटा सा कंपेनियन सेल इधर भी है, इस डायग्राम के अंदर देखो, और ये पूरा सीव ट्यूब है जिसके अंदर फूड जो है ना वो आगे पीछे जा रहा होता है। और ये लिखा हुआ है कि किस तरह कंडक्ट होता है, तो वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पर फ्लोएम के बारे में लिख देना, कंपेनियन सेल क्या है वो, और क्या नाम है, सीव ट्यूब क्या है वो लिख देना, और बाकी यहाँ से आप इसको कंडक्शन का लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैंने लॉन्ग बताया गया, लॉन्ग में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो फूड है ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इसमें ट्रांसलोकेशन आता है, इसमें आप पढ़ना है इसको, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड है लीफ से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर इस सीव ट्यूब के अंदर, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ट्रांसलोकेशन की लोकेशन को चेंज करना। अब इसके अलग अलग थ्योरीज थी जिसके अंदर बल्क फ्लो या मंच हाइपोथेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी थ्योरी के बारे में बताया गया है, सही है। तो ये लॉन्ग सवाल आ सकते हैं यहाँ तक। अच्छा, फिर आते हैं, अच्छा यहाँ पर प्लांट का पार्ट ख़त्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये रहा और क्लोज ये रहा। तो अब इसके अंदर जो ओपन होगा उसके अंदर ऐसी बात है ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, जो क्लोज होता है उसके अंदर होती है। तो इसके जो है ना ये रहा, ये क्लोज के बारे में लिखा हुआ है, जो ब्लड फ्लो करता है वह ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, उसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर हार्ड होता है, उसके अंदर हार्ड नहीं होता। तो 1-2-3 और एग्जाम्पल लिख देना, उसके अंदर कॉकरोच वगैरह और इसके अंदर इंसान के एग्जाम्पल लिख देना, डेट सेट। तो 3-3 एग्जाम्पल लिख देना, समझ में आ जाएगा आपको। शॉर्ट सवाल बन सकता है, सिर्फ बहुत मतलब 3 शॉर्ट लिखेंगे, डेट सेट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पर बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग सवाल आपके पास आ सकते हैं, ये लॉन्ग सवाल है, सही है। व्हाट इज़ ब्लड, एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ कार्पसल्स। अब ब्लड क्या है, तो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ है।
जो कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दो चीज़ों से मुश्तमिल होता है प्लाज्मा, एक होता है कार्पसल्स। प्लाज्मा क्या है, मैंने पेन पॉइंट मार्क कर दिए। ये फ्लूइड पार्ट है, 55% वॉल्यूम के हिसाब से होता है, पेल येलो कलर का होता है। 90% ऑफ प्लाज्मा के अंदर वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा डिजोल्व मिनरल्स होते हैं, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ प्रोटीन होता है इसके अंदर, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रोनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टेड फूड होता है जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, वाइटामिन है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे यूरिक एसिड है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है। और इसके अलावा हार्मोन्स भी होते हैं, सही है। तो ये लिखा हुआ है। और जो कार्पसल्स है इसके अंदर दो किस्म के टाइप्स आते हैं, एक एरिथ्रोसाइड आता है, एक ल्यूकोसाइड, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स अलग होते हैं। याद रखना है प्लेटलेट सेल नहीं है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये अलग इसको हम लिखते हैं, सही है। अच्छा, प्लाज्मा हो गया। फिर ये एरिथ्रोसाइड डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो जो आपके पास डब्ल्यूबीसीज है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ ना, इनको देख लेना। ये बाइकनकेव होता है, सर्कुलर होता है, सही है ना। ये आपको नज़र आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर चेक करें, ये वाला डेस्क की तरह। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एमसीक्यूज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस कौन से सेल में नहीं होता। और इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। बोन मेरो में बनते हैं, स्प्लीन और लिवर में ये टूटते हैं कितने दिनों के बाद, 120 दिनों के बाद, मतलब ख़राब हो जाते हैं। फंक्शन क्या है, हर सेल का आपको फंक्शन याद होना चाहिए, डब्ल्यूबीसीज का, आरबीसीज का, प्लेटलेट्स का। तो आरबीसी का फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स से पूरी बॉडी में, और फिर पूरी बॉडी से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आते हैं, सही है। हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन किस तरह से होती है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। ग्लोबिन क्या नाम है, प्रोटीन है, दोबारा रिसाइकिल हो जाएगा। जो आयरन है ये स्टोर लीवर हो जाएगा, लीवर के अंदर स्टोर होगा दोबारा काम करने के लिए। जो बाहर होगा वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, मतलब बॉडी से वेस्ट निकले के तौर पर निकलेगा। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूबीसीज की दो टाइप्स होती है, एक को हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, एक को हम कहते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। मतलब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि नज़र आते हैं, इसके अंदर भी होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, ये फ़र्क है। इसमें तीन होते हैं, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, एज़ोनोफिल, और तीनों का फंक्शन भी याद होना ज़रूरी है आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल, एज़ोनोफिल, बेजोफिल। ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं, और ये हेपरिन रिलीज़ करते हैं जो कि बेसिकली ये भी इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं, हिस्टामिन वगैरह भी रिलीज़ करते हैं, सही है। अच्छा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो है ना, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं ये, और इनका काम सेम है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी सेल को इनगल्फ करना, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को बड़े सेल्स होते हैं इनगल्फ कर देते हैं। और जो लिम्फोसाइट होते हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। बस इतना फंक्शन आपने याद रखना, दैट्स इट। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, मैंने बताया ना, किलिंग जर्म्स। और इनके अंदर इर्रेगुलर शेप के होते हैं और न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, और आरबीसी के मुकाबले में ज़्यादा होता है लेकिन नंबर में कम होते हैं। ये नंबर में आप पता लगाओ पर क्यूबिक मिलीमीटर ये कितने लाख है, तकरीबन 50 लाख है, और ये सिर्फ और सिर्फ 75,000 है, तो 7500 है, सॉरी, तो बहुत डिफरेंस है, सही है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बोन मैरो से बनते हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं, प्रिकर्सर से बन जाते हैं। एंजाइम रिलीज़ करते हैं, मतलब एंजाइम होते हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है फिब्रिनोजिन, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनसोल्यूबल फिब्रिन के अंदर, जो कि जाके ना जैसे प्लस्तर का काम करते हैं, जो जख्म वगैरह होते हैं ना वहाँ पर जाके लग जाते हैं और ब्लड वगैरह को ब्लीड होने से बचा लेता है, सही है। ब्लड डिसऑर्डर्स है, अब ये अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन में था ये लॉन्ग आ सकते हैं, और कुछ एमसीक्यूज मैंने बता दिए कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, फिर ये लॉन्ग, ये एक और सवाल आ गया, शॉर्ट आ सकता है। अब दो बीमारियाँ है, दोनों पढ़ने आप लोगों को, और कोई भी एक आ सकती है। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर हम कहते हैं बेसिकली, और ब्लड की लिखा कैंसर है जो कि ब्लड बोन मेरो वगैरह को ख़राब कर देते हैं। सिम्टम्स है इसके, फीवर है, लिम्फ नोड आपके क्या नाम है स्वेल हो जाते हैं, हो जाता है बेसिकली, बोन पेन होता है, लीवर स्प्लीन बड़ी हो जाती है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है, स्वेटिंग होती है, फटीग और वीकनेस यानी कि थकावट हो जाती है, लॉस ऑफ वेट होता है, सही है। ये कॉजेज़ है, किस किस वजह से हो सकता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ केमिकल से एक्सपोजर हो सकता है, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। अगर ये आप नहीं लिखना चाहो लेकिन ये रखना है, म्यूटेशन हो सकती है, ये लिख सकते हो बस, सही है। थैलेसीमिया ये भी ब्लड कैंसर का आता है, लेकिन इसमें जो क्या नाम है ब्लड हेमोग्लोबिन को जो है ये अफेक्ट कर रहा होता है, और ये क्या नाम है बहुत ज़्यादा कम हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल सही से काम नहीं करती या बनते नहीं और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो पुअर एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी, यूरिन डार्क होगा, जॉन्डिस होगा, स्प्लीन लिवर इनलार्ज हो जाएगा, क्या नाम है, और पेल और रेस्टलेस कलर होगा, और स्लोड ग्रोथ होगी, और या डिलेड प्यूबर्टी जनरली डिलेड हो जाएगी। और दो किस्म के थैलेसीमिया होते हैं माइनर, एक होता है मेजर। तो ये मेजर के बारे में लिखा हुआ है, इसको भी ज़रा पढ़ लेना, सही है। मेजर वो होता है जिसमें फिर हमने बार बार बच्चों के अंदर क्या होता है बेसिकली ब्लड हमने कुछ दिनों के बाद रिपीट करना होता है, उसको चेंज करवाना होता है, क्योंकि उनके
जीन ख़राब हो जाते हैं बोन मेरो के, जिसकी वजह से वो ब्लड नहीं बना पाते। जब वो ब्लड नहीं बनाएंगे तो हमें ब्लड दोबारा चढ़ाना पड़ता है इन लोगों को। क्लियर है? हार्ट के ऊपर आए तो ये लॉन्ग में आ सकता है, ये भी लॉन्ग है, सही है, ये लॉन्ग है कि हार्ट डिस्क्राइब करो और सुटेबल डायग्राम के साथ। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, नहीं बल्कि यहाँ तक है, बल्कि यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। अब इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। तो उसमें आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा हार्ट स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा और डायग्राम आप फिर अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि हार्ट हमारे पास एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ़्ट एट्रियम होता है, सही है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं इस डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँ तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वरना तो फिर आप खुद देख लेना, सही है। लेट्स सी, सही है। अच्छा, ये तो ये हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अच्छा, अब मैं आपको जितनी भी चीज़ें ना वो भी समझा देता हूँ। अच्छा देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो सेप्टम है, मतलब जो रास्ता है यहाँ पर, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और जो लेफ़्ट के दरमियान उसका मिट्रियल कहते हैं या बाइकस्पिड भी कहते हैं, बाइकस्पिड भी कहते हैं, सही है। अच्छा, फिर ब्लड सबसे पहले आएगा पूरी बॉडी से। कहाँ से आएगा? पूरी बॉडी से ब्लड आएगा और ये आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, इन दोनों के ज़रिए आएगा। अभी मैं आपको सर्कुलेशन बता देता हूँ, सही है, इन दोनों के ज़रिए आएगा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर केवा लोअर बॉडी से लेकर आएगा, यानी कि आपके हार्ट के जितने ऑर्गन्स हैं, और ये अपर बॉडी यानी कि शोल्डर और हेड से लेकर आएगा। जब ब्लड आएगा तो ये इसके ज़रिए जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, फिर वो ट्राइकस्पिड वॉल्व को पास करता हुआ यहाँ आएगा। अब याद रखते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। फिर ये यहाँ से जब पंप करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जाएगा लंग्स तक। कहाँ जाएगा? लंग्स तक। तो एक देखिए, एक ये जाएगा राइट लंग तक और ये जो आपको नज़र आ रहा है आपको, ये लेफ़्ट लंग तक लेके जाएगा। वहाँ पर ऐसी बात है, लंग के अंदर वो ऑक्सीजन को लेगा, तो जो ब्लड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। अब उसको दोबारा लेकर आना है, तो दोबारा आएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए। पल्मोनरी वेन के ज़रिए आएगा यहाँ पर, ये जो आपके पास पार्ट है ना, ये इसको हम कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम। फिर लेफ़्ट एट्रियम से मिट्रियल वेव के ज़रिए होता हुआ नीचे आएगा यहाँ तक, सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया कि जब ब्लड यहाँ से ऊपर जब जा रहा होगा तो एक वेल्व होती है, इसका नाम होता है पल्मोनरी वेल्व, इसके ज़रिए जा रहा होगा, सही है, लंग्स तक। फिर जब यहाँ से नीचे आएगा तो मिट्रियल वेल्व के ज़रिए आएगा। जब ये ब्लड यहाँ से पंप करेगा तो ये एक और वेल्व के ज़रिए पास होगा, उसको हम कहते हैं एवोर्टिक वेल्व कहते हैं। ये सबसे बड़ी एवोर्टा है आपकी बॉडी का, ये एवोर्टा कहलाती है। और यहाँ से ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सही है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेट्स इट। बस ये हो गया। तो ये आपके पास है, ये पल्मोनरी वेन राइट साइड है और ये पल्मोनरी वेन लेफ्ट, जो लेफ़्ट वाला लंग वाला होगा वो यहाँ पर आएगा, जो राइट वाला वो यहाँ लेकर आएगा। तो ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर और उस तरह काम कर रहा होता है। फिर भी मैं वो शेयर करवा दूंगा, क्या नाम है, वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो अगर आप वहाँ से देखना चाहें तब भी आप देख सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, वैसे मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो और इसके दो किस्म की सर्कुलेशन होती है, जो राइट साइड से क्या नाम है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए हार्ट तक और वापस जो लेकर आते हैं, वो बेसिकली पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। पूरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो कन्वर्ट होता है उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसको सिर्फ समझने की कोशिश करना, दोबारा बताऊंगा, अपने वर्डिंग में लिखना, बड़ा मज़ा आएगा आपको लिखने में भी और याद करने में भी। ओके, आगे चलते हैं। हार्ट बीट, तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया हार्ट बीट की, सही है, कि बेसिकली रिदमिक पल्सेशन की वजह से आपका हार्ट काम कर रहा होता है, हार्ट बीट आवाज़ आती है। दो फेजेस होते हैं, एक जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं, या इसको डायस्टली भी कहते हैं कुछ लोग। और जब हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं, वो ब्लड, क्या नाम है, ब्लड को फ्रॉम द चैम्बर इनटू द आर्टरी वगैरह के अंदर फेंकेगा, तो उसको हम सिस्टोल या सिस्टोल कहते हैं। जब डायस्टोल होगा, हार्ट रिलैक्स होगा, तो ब्लड अंदर आएगा चैम्बर के अंदर। गुब्बारे की मिसाल ले लो, देखो जब गुब्बारा आप दबाओगे तो जितना भी गुब्बारे के अंदर जो हवा होगी वो बाहर आएगी, तो वो कंडीशन कहलाती है सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब आप उसको छोड़ोगे, रिलैक्स होगा, तो क्या नाम है, जितने भी बेसिकली ऑक्सीजन वगैरह है, जितने भी गैसें वो दोबारा आएगी, इसको हम डायस्टोली कहते हैं, सही है ना। फिर हार्ट रेट है, MCQs के तौर पर आ सकता है,
72 में टाइम्स जो है ये हार्ट बीट कर रहा होता है। रेट बेसिकली होता है 100 से लेकर 60 से लेकर 100 हार्ट बीट तक यानी 1 मिनट के अंदर देखे जा सकता है, लेकिन 72 ये नॉर्मल है। सही है। दो डेफिनेशन, एक और, एक ब्रेडिकार्डिया, एक ट्रैकीकार्डिया। अगर ये 60 से कम हो हार्ट बीट तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और देखो अगर स्लो रेट हो, लेकिन अगर 60 से ज़्यादा यानी कि 100 से ज़्यादा तो उसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं। सही है। टेकीकार्डिया की कुछ रीजंस भी है, सडन कार्डियक अरेस्ट है, वीकनेस है, हार्ट फेलियर है और लंग डिजीज़ है। फिर अच्छा पल्स रेट क्या है बेसिकली? अब पल्स रेट अगर आप अपने हाथ रखोगे ना तो आपके पास जो नर्व की जो रेट होता है कितनी स्पीड के साथ वो कर रहा होता है तो उसको हम पल्स रेट कहते हैं। और ये डिपेंड करता है हार्ट रेट के ऊपर। अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो पल्स रेट भी ज़्यादा होगा, अगर हार्ट बीट कम होगी तो पल्स रेट भी कम होगा। सही है। ब्लड वेसल लॉन्ग में आएगा, लिखा हुआ मैंने लॉन्ग। सही है। मेरे ख्याल में सेकेंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें होती है, एक आर्टरी होता है, एक वेन होती है और एक कैपिलरीज होती है। अब आर्टरी, वेन, कैपिलरीज इसकी भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा तो आप इसको भी ज़रूर देख लेना। आर्टरी वो होती है जो कि ब्लड को लेकर आती है हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, और वेन वो होती है जो कि लेके जाती है, ये दोबारा हार्ट तक लेके जाएगी और ये हार्ट से लेकर आती है। सही है। इसका ल्यूमन जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। 3 इसके क्या नाम है, 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका, इंटीमिया, मीडिया और एडवेंटिशिया। इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना भी कहते हैं। सही है ना। ये एक्सटर्ना आउटर साइड पर, ये मीडिया मिडिल साइड पर और ये इंटरना अंदर वाले साइड पर। सेम यहाँ पर भी है वेन की भी। और ये अंदर जो आपको नजर आता है इसकी जो ओपनिंग है इसको हम ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ल्यूमन। तो आर्टरी के अंदर ल्यूमन कम होता है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है, और वेन के अंदर ल्यूमन ज़्यादा होता है जिसके अंदर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और कैपिलरीज वो होती है जो कि ब्लड क्या नाम है, स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पर MCQs के हिसाब से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो लीवर से ब्लड को सप्लाई कर रहा है तो उसको हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, जो लीवर के पास लेके जाती है, और जो लेकर आती है उसको हम हेपेटिक वेन कहते हैं। जो किडनी को लेके जाती है उसको हम एंड फीमोरल आर्टरी उसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, और जो वापस लेकर आती है उसको हम रीनल वेन कहते हैं। जो लोअर लिम्ब यानी कि आपके पैरों तक लेके जाते हैं उसको हम फीमोरल आर्टरी कहते हैं, जो वापस लेकर आएगा उसको हम फीमोरल वेन कहेंगे। सही है। डेट्स इट। बाकी इसको भी एक मतलब नज़र मान लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है और ये सिस्टमेटिक है। हाँ, ये MCQs के लिए इब्नुल नफीस ने सबसे पहले जो है ना वो अरब फिजिशियन था जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया था। और विलियम हार्वे आपके पास एक इंग्लिश फिजिशियन था जिसने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में बताया था। तो 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सवाल मतलब बेसिकली बीमारी के बारे में। CVD हार्ट की बीमारी होती है, इसके अंदर एक बीमारी बताई गई क्या नाम है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो बेसिकली आपके पास आर्टरी है, इसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो आपके हार्ट की आर्टरी होती है। जब फैट आप बहुत ज़्यादा खाओगे, चर्बी वगैरह, तो ये इसको हम कहते हैं LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता, इसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह या कि डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो जितना भी आर्टरी है ना इसके अंदर जो मतलब ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसको से ब्लड वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी वगैरह भी बढ़ जाते हैं। ये कॉसेज है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। अगर आप मतलब ज़ाहिर सी बात, अगर आप क्या नाम है अपना आप लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे या खाना ऐसे खाओगे तो आप लोग सही नहीं होगा। देखो, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब होता है जो कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते और चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेंडर है, एज है, रेस और फैमिली हिस्ट्री, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी चीज़ें कि आप इसको चेंज कर सकते हो, इससे आप बच सकते हो। स्टेशनरी लाइफ यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप इसको चेंज कर सकते हो। स्मोकिंग आप रोक सकते हो, सीज कर सकते हो। स्ट्रेस आप नहीं लो, अल्कोहल मत लो, हाई फैट डाइट खाना ऐसा मत करो जिसके अंदर फैट है। तो इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, इसकी वजह से आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम हो जाएंगे। इससे फिर आपके पास वेस्कुलर सर्जरी होती है, इसको हम एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं। सही है ना। बाईपास किया जाता है या तो हार्ट को। और ये लीडिंग कोज है सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़, इसका 2018 के अंदर यही सबसे ज़्यादा डिजीज़। बाकी यहाँ पर MCQs वगैरह इसको भी एक मतलब पढ़ लेना, मुश्किल नहीं होगी। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ब्लड क्या है, वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। डिफ्यूजन, स्टोमेटा, बाइफिशियल लीफ बताया था। सिंक बेसिक सिंक और सोर्स होता है। सीफ ट्यूब बताया जाता है, सीफ प्लेट और सीफ ट्यूब। एक होता है सिंक, एक होता है सोर्स। तो सोर्स मतलब लीफ, और सिंक का मतलब जहाँ पर जो लीफ में जो चीज़ें बनती है वो फिर हर टिश्यू के अंदर जाता है, तो वो सिंक। ह्यूमिडिटी को हम नमी को कहते हैं कि पानी हवा में वाटर वेपर्स कितने हैं। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, और हार्ट भी बता दिया। ये डिफरेंस है देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमेटिक।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज, आर्टरी और वेन, जाइलम, फ्लोएम, WBC तो RBC। तो इसको ज़रा एक बार नज़र मार लेना। तो ये चैप्टर टोटल आप लोगों का, आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन एटलीस्ट आपका चैप्टर कवर हो गया होगा। कुछ टॉपिक मैं दे दूँगा लिंक के अंदर, तो अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे।